नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। मैं पंकज सिंह। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम लोग का सेट चल रहा है प्लेटफॉर्म अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार स्टैटिकल ऑफिसर। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। घंटा को तोड़ फोड़ करके रख दीजिए। और कुछ लोग निराश हो जाते हैं, किसी की बातों से आहत हो जाते हैं तैयारी के पीरियड में। तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तैयारी के पीरियड में अच्छा बुरा वक्त आते रहता है और कमी निकालने वाले आप में कमी निकालते रहेंगे। पर मेरे दोस्त, मेरा यही कहना है कि कभी भी अपनी मंजिल को छोड़ना नहीं, जिद बांध लो और जीत कर रहना है। चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। हम लोग जीएस का प्रश्न कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को करेंगे सिलेक्ट, इसके बाद उसको कर देंगे एलिमिनेट। पहला क्वेश्चन मिल गया। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। कौन लिखी है? तो ये लिखी है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। कमला भसीन का एक पुस्तक है भालू भालू। कमला भसीन पुस्तक लिखी है भालू भालू। और सुधा मूर्ति का एक बहुत नामी पुस्तक अभी चर्चा में था, डॉलर बहू। और शोभा डे का पुस्तक है सितारों की रातें। 10 नंबर सवाल है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में अलग हुआ था। बर्मा जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, मतलब अंग्रेजी राज में मिलाया गया था इसको। 1824 से 26 के बीच मतलब प्रथम अंगल बर्मा युद्ध होता है और यांडवू की संधि होता है। लेकिन भारत शासन एक्ट 1935 आता है तो बर्मा को अलग कर दिया जाता है। 11 नंबर सवाल है, भारत में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? जेम्स अगस्टन हिक्की। ये सब बेसिक सवाल है, आपको याद रखना है। लेकिन द बंगाल गजट का दूसरा नाम क्या है? द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन भारत में जो मुद्रणालय आया, मतलब जो पेपर वगैरह छपा है, कौन लाया है? सबसे पहले लाया है पुर्तगाली सब। और गोवा में सबसे छापने का वहाँ से काम स्टार्ट होता है। और यह काम स्टार्ट होता है कब? 1556 से। इसको याद रखिएगा। समाचार दर्पण के संस्थापक हैं विलियम कैरी। स्टेट्समैन के हैं रॉबर्ट नाइट। और ट्रिब्यून के हैं दयाल सिंह मजीठिया। और स्वदेश मित्रम के हैं जीएस अय्यर। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद है 80। उसमें निर्धारित क्या है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो 245 हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 233 सदस्य हैं जो आते हैं, 233 सदस्य राज्य विधानसभा से और केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें 225 आते हैं विधानसभा से चुन करके और 8 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 8 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से आता है? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 29 जून 1900 को हुआ था। 1900 को स्थापना होता है और 1901 से मतलब पुरस्कार देने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह कितना मीटर जो है, इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1948 से और यह बनकर के तैयार हुआ था 1957 में, बनकर के तैयार हो गया हीराकुंड बांध। और यह 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा है। 4801 मीटर क्या है? लंबा है। और यह सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी बांध यह है, हीराकुंड बांध। चलिए अब आगे है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? लाहौर सत्र नामी कब है? 1929। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है कि मध्य रात्रि में घंटा बजता है। और घंटा बजता है तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और वह जाते हैं रावी नदी के तट पर और भारतीय स्वतंत्रता के झंडा फहरा देते हैं। समझ गए कि नहीं। और 26 जनवरी 1950 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 1930 के बाद भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, मतलब स्वतंत्रता 1947 से पहले तक। इसीलिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1950 को उसको पूर्ण रूपेण लागू किया गया। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे देख रहे हैं। और अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा को क्या कहते हैं, तो ये 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 49वीं समानांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए कनाडा के बीच 49वीं है। 17वीं समानांतर रेखा है वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और रेड क्लिफ तो जानवे करते हैं कि भारत और पाकिस्तान है। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट है जर्मनी और फ्रांस। बेनरहिम रूस और फिनलैंड। मैकमोहन भारत और चीन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च व शारीरिक व नैतिक रूप से समृद्ध है। मतलब उच्च वर्ग जो है शारीरिक एवं नैतिक रूप से समृद्ध है। बहुत बड़ी बात है, बड़ा दुर्भाग्य है। कौन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इनसे बड़ा महान व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई आज तक आए। चलिए पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा किया गया था। 23 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था पंचशील समझौते की घोषणा। और पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो होता है 29 अप्रैल 1954 को होता है। 29 अप्रैल 1954, यह आपको स्मॉल डेट भी याद रखना है। और पंचशील समझौता में 5 सिद्धांत हैं और इस पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रीमियर कौन थे, चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुआ। 24 नंबर सवाल है, भारत के महानवादी कौन थे। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है, 76 के तहत। मतलब भारत में एक अटॉर्नी जनरल होंगे। और अभी वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं कौन है, आर वेंकट रमनी है। अप्रैल 2025 से इनका नियुक्ति हुआ है। और मतलब इसका हटाने का प्रक्रिया वही है जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होते हैं। मतलब क्वालिटी भी वही चाहिए और हटाने का प्रक्रिया भी वही है। चलिए अब आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जीएस का जब सवाल जहां मिलेगा उसको सिलेक्ट करना है, फिर एलिमिनेट करना है। 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही जो कथन है नहीं है उसको चुनना है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, स्टेटमेंट सही है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, यह भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण यहाँ पे दिया है, रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि रुधिर समूह में उपस्थित प्रतिपिंड जो मतलब एंटीबॉडी के आधार पर होता है, एंटीबॉडी के आधार पर निर्धारण होता है। क्या है कि रुधिर वर्ग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो कॉल लैंडस्टीन ने बताए थे। और रुधिर कितना तरह का होता है, 4 तरह का होता है। ए होता है, बी होता है और ए बी होता है और ओ होता है। कॉल लैंडस्टीन के द्वारा बताया गया रुधिर वर्ग के बारे में। और एबी रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एबी रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है तथा एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यह सर्वदाता वर्ग है। चलिए अब देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आपको सुमेलित को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेसर पाइन ट्रैंक्विलाइजर है, यह स्टेटमेंट सही है। यही मिलान पूछ रहा था, गलत चीज को क्यों पढ़ना, आगे बढ़ रहा है। 38 नंबर है, पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोग में सबसे अधिक उत्तरदायी किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी के कारण होता है। पादप रोग में पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी फफूंदी है। और गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है, तो निमोटैड के कारण होता है।
और नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और धान का ट्रुंगक रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ये सब चीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस स्टेज में बनता है। अंतरावस्था में 4 अवस्था में विभाजित होता है, मतलब G1 S G2 M। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा एस स्टेज में बनता है। एस स्टेज का मतलब है डीएनए संश्लेषण की अवस्था है वह। और G1 क्या है? RNA तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण। एस क्या है? डीएनए संश्लेषण की अवस्था होगा। और G2 क्या है? अवस्था विभाजन की तैयारी। और M क्या है? अवस्था। इस अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है। चलिए 41 नंबर है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। क्या नाम है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बढ़ेगी और समान रहेगी। बढ़ेगी और क्या रहेगी? समान रहेगी। यदि रेडियो सक्रिय नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता जो है क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन विघटन नियतांक क्या रहता है? समान रहता है। विघटन नियतांक क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। रेडियो सक्रियता की मात्रा जितना अधिक होता है उतना ही अधिक मात्रा का वह क्या करता है? क्षय करता है। अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये किरण कौन कौन है? अल्फा है, बीटा है, गामा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मृदुतक और श्लेषात्मक ऊतकों के प्रकार कौन है? तो यह है सरल अस्थायी 40 का 3 का हो जाएगा सी। 44 है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? बढ़ते हुए क्रम में कौन है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आवर्त सारणी के समान समूह से संबंधित है। अर्थात समूह कितना में है? इस सब का चर्चा 2 में है। मतलब निम्न गुणों के आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब आयनन विभव बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं हम लोग तो आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत बंधुत्व क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है? घट जाता है। 45 है, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमिलित जोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस, मतलब ट्रेपोने पैलिडम। उसके रोग का कारक सुमिलित, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग और उसके रोग कारक का सुमिलित जोड़ा है। तो सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपनो पैलिडम के कारण। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। लैंगिक सिफिलिस एड्स किसके कारण होता है? HIV विषाणु के कारण होता है। गोनोरिया निसोरिया के कारण कौन होता है? गोनोरिया के कारण होता है। और एंटीएमिबा जिंजेबेलिस के कारण क्या होता है? पायरिया होता है। और लिस्मानिया डोनावानी के कारण क्या होता है? फाइलेरिया होता है। और 46 नंबर है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो वर्गीकरण आपको सही कौन है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। माथा 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिकास्थि में 1 होता है। खोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल, उसमें क्रेनियम में कितना होता है? 8 होता है। फेसियल जिसको चेहरा है उसमें 14 होता है। और कर्णस्थि मतलब मैलिसियस इनकस स्टेपिस 3 जो होता है कान में दोनों तरफ, तो 6 हो जाता है। और हाइड जो ये हाइड है मुंह के नीचे वाला भाग, मतलब जिसको जबड़ा के नीचे बोलते हैं, वो हाइड के 1 होता है। कपाल के मतलब खोपड़ी का पूछ देता है, निम्न में से कौन सा खोपड़ी का हड्डी है? तो ऑक्सीपिटल है, पेराइटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, स्फिनाइड है, एथमाइड है। और फेसियल में होता है नेजल, बूमर, टर्बाइन, लेक्रामाइल, जागोमैटिक, पेलेटाइन, मैक्सिला, मैंडिबल। और 48 है, कठोर साबुन है। कठोर साबुन क्या है? कठोर साबुन है उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण। उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या है?
कठोर साबुन। मृदु साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्लों का पोटेशियम लवण है। मृदु साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्लों का पोटेशियम लवण मृदु है। यह कौन है? मृदु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोर पूछ रहा था तो उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण है, तो इसका बी हो जाएगा 48 का। आगे देख रहे हैं, सिक्सटी 69। निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो मैथोजोन जेंस गोबर गैस सही है, ईस्ट इथेनॉल सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक यह भी सही है। तो गलत पूछ रहा था आपसे, गलत मिलाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफॉर्म सिरका, ये गलत है। कैलिफॉर्म्स क्या होता है कि हमारा वातावरण में जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का जो मल होता है वो सम्मिलित होता है, उसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं को विस्तृत समूह होता है कैलिफॉर्म्स। तो इसका हो जाएगा डी आंसर सही। 70 नंबर क्या है? अम्ल वो पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? अम्ल वो पदार्थ है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अम्ल वो पदार्थ है जो नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और अम्ल क्या है? नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला कर देता है। क्षार क्या है? फिनोल्फेथिन को क्या कर देता है? गुलाबी कर देता है। अब 71 है, प्रथम काव्याब क्लोन्ड स्त्री जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, डॉली एक भेड़। 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई एच को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाता है? T=2πr/v0 होता है। अगर इस फॉर्मूला को लोग आएंगे तो मतलब बढ़ जाएगा। 74 है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। दूरदृष्टि को दूर कैसे करते हैं? मतलब कि दूरदृष्टि में होता क्या है, इसको उपयोग के पहले जान जाइए तो उत्तल लेंस, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उत्तल लेंस से दूर करते हैं। और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट का वस्तु दूरदृष्टि में आपको दिखाई नहीं देता है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा निकट बिंदु क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। लेंस की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए क्षमता क्या हो जाता है? कम जाता है। दूरदृष्टि में चलिए जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कौन लेंस लगते हैं? डिफ्योक्सी लेंस के द्वारा उसको निवारण किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 75 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों के तत्वों के समूह को विशेष विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी तत्व धातु हैं। पहले दिया है कंडीशन, ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और इन सभी तत्वों की संयोजकता कितना? 1 है। और ये मतलब हाइड्रोजन समूह का यह सब गुण है? नहीं तो नहीं। अल्कली धातु मतलब मेटल समूह का यह गुण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 76 है, ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता के बीच क्या हो रहा है? अपेक्षिक गति में है। डॉपलर प्रभाव उत्पन्न कब होता है? जब उत्पन्न होता है जबकि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होता है, जब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से क्या हो जाता है? भिन्न होता है, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के लागू न होने की स्थितियां निम्न है, तो पढ़ना नहीं है। चलिए 77, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? पौधे की वृद्धि कौन रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल रोकता है। कौन रोकता है पौधे की वृद्धि? कौन रोक देगा? एब्सिसिक अम्ल पौधे का वृद्धि रोकता है। एब्सिसिक अम्ल जो है बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है और यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। साइटोकिनिन क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या है? खरपतवारनाशी भी होता है।
78 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या है, तो ये तो धातु है। और किसका है, तो यह मैग्नीशियम का है। M1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसका है। यह एक धातु है जिसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको आवर्त सारणी के 2K में रखा गया है, 2K में रखा गया है। 79 है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान का प्रदान कर सकता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। 80 का है, CH2CH इक्वल टू CH2 में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा 9 पाई बॉन्ड है, 9 जोड़ लीजिएगा। इसका पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा सिग्मा, तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। फिर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, तो 4 घटकों से कौन बना होता है, तो नाइक्रोम बना होता है। 4 घटक से कौन बना है, नाइक्रोम। नाइक्रोम बनाने में निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम किससे बनता है, निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता। विद्युत हीटर की कुंडली किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम उच्चतम धारण करने की क्षमता रखता है और नाइक्रोम का गलनांक कितना होता है, तो 1400 सेंटीग्रेड होता है। पीतल किसका किसका बनता है, कॉपर और जिंक, कांसा, कॉपर और टीन, सोल्डर, टीन और लेड, और गन मेटल कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक, और जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, और स्टेनलेस स्टील आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल प्लस कार्बन। 83 है, मुक्त पतन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन का उदाहरण कौन है, एक समान त्वरण वाली गति का। ग्राफ के माध्यम से हम पिछला सेट में इसको समझाए थे। चलिए 84 है, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं। किसमें तैरता है, तो यह प्लाज्मा में सब तैर जाता है, प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक क्या होता है, तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में क्या हो जाता है, सब तैरने लगता है। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर का कितना प्रतिशत होता है, तो 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। रुधिर लाल रंग का और चिपचिपा सा जल से कुछ भरी अपारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। अब आगे देख रहे हैं। चलिए 95 देख रहे हैं। 95 में आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण 112 सही है, धन विधेयक 110 सही है, विनियोग विधेयक 113 ये गलत है, विनियोग वित्तीय विधेयक 117 सही है। तो विनियोग विधेयक 113 सुमेलित नहीं है। विनियोग विधेयक का संबंध कितना से है, 114 से, 114 आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। अब चलिए 96 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका 332, आर्टिकल 332 में किया गया है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 330 में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण, और संविधान में आरक्षण कितने वर्ष के लिए दिया गया था, तो 10 वर्ष के लिए दिया गया था। अनुसूचित जाति को लोकसभा में कितना सीट है, 84, और अनुसूचित जनजाति को कितना है लोकसभा में सीट, तो 47। अनुच्छेद 331 एवं 333 के अंतर्गत अंगल भारतीयों को क्रमशः लोकसभा में विधानसभा में आरक्षण दिया गया था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अंगल भारतीयों को दिए जाने वाला लोकसभा और विधानसभा को आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। 104वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं 97। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन को चयन करना है। तो यह किसी भी मंत्री
यह किसी भी मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। 97 का हो जाएगा बी। और 98 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा सी। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 97 97वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। यह कब किया गया था? 2011 में। चलिए 99 है, निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे? तो यह किया जाएगा स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और 100 नंबर सवाल है, किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है ऑटम। ऑटम जीता है। ऑटम फिल्म 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मलयालम फिल्म ऑटम। 101 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जयश्री वेंकटेशन। किसको किया गया है? रामसर पुरस्कार 2025 से जयश्री वेंकटेशन को किया गया है। 103 नंबर है, भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव विविधता जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। 104 है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो यह है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। 105 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 106 है, वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ये कौन किया है भाई साहब? ये किया है भारत। 107 है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो कृषि कर नहीं लगा सकता है ग्राम पंचायत। मतलब स्वच्छता कर लगाइए, प्रकाश शुल्क लगाइए, जल कर लगाइए, मतलब, लेकिन कृषि कर आप नहीं लगा सकते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? सब ऑनलाइन क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं देना है। निहारिका सिंघानिया है घुड़सवारी। निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी से। और 109 है, पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही जानना है तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D3 में किया गया सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति का प्रभावी नहीं रहेगा, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। 109 का हो जाएगा केवल ए। 110 है, 110 नहीं। चलिए, जहां क्वेश्चन मिलेगा जीएस का उसको करेंगे सिलेक्ट, फिर कर देंगे एलिमिनेट। 117 नंबर सवाल देख रहे हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, यही क्या होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त व स्पष्ट चित्र को प्रदर्शित करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं और भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। 118 नंबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। मतलब अगर कोई सामान लिए और उसका आज कीमत है 100 रुपया, 1 साल के बाद कीमत क्या हो जाएगा? 60 रुपया। तो जो मूल्यह्रास हुआ है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय में से। तो NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। चलिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ भारतीय संविधान। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है, 24 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 2015 से पूर्ण राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना वर्ष लगता है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत के संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को
भारत के संविधान को क्या किया था, तो अपनाया था। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसे राष्ट्रपति और दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा की मिलकर बनती है। राज्यसभा की संरचना कितना में है? तो 80 में है। और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद कितना में है? 81 में है। 121 नंबर है, किस काल युग में पत्थर और औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका तो आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। ज्यादा समय दिमाग नहीं लगाना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की कितनी सीट है? 16 सीट है। राज्यसभा की कितना है? विधान परिषद के कितना है? तो 75 है। और विधानसभा में कितना है? तो 243 है। चलिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा का बीच क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के भी नाम से जाना जाता था? तो यह म्यांमार है। चलिए, 125 से कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा बनाया गया है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये सब में ज्यादा। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 284 है, जिसमें प्रथम हस्ताक्षर कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। 284 सदस्य टोटल थे और 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान अंतिम रूप पर हस्ताक्षर किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। खाली फालतू इंफॉर्मेशन। त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो इसको जोड़ा जाएगा भोजगिरी। भोजगिरी लोकनृत्य कहाँ से जोड़ा जाएगा? तो त्रिपुरा से। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा आपको महाभारत पर आधारित है। 130 है, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष क्या करता है? रखवाते हैं। 131 है, होम इन द वर्ल्ड एमएमओएल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन। बहुत पुराना हो गया है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अंतिम से भिन्न है। चल जो अंतिम से नहीं, चीज का प्रश्न है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल जुड़ी है आपको बैडमिंटन खेलती है। और इसके बारे में ज्यादा जान के क्या करना। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो यह बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो किशनगंज। किशनगंज में चाय सर्वाधिक होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार है इराक की मुद्रा। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। इंडोनेशिया का रुपया है। चीन का मतलब रेनमिनबी है। मालदीव के रुपया है। पाकिस्तान के रुपया है। ओमान के रियाल है। और कुवैत के दिनार है। बहरीन के दिनार है। ज्यादा इस समय दिमाग नहीं लगाना, फड़ निकलिए। 145 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। तो इसका हो जाएगा 20 लाख। 146 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा पूनम गुप्ता को किया गया। पूनम गुप्ता। अब अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता के। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूनम गुप्ता की नियुक्ति कितना वर्ष के लिए किया गया है? 3 साल के लिए किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? केजे उदेसी बनी थी। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में कौन है 26वां गवर्नर? संजय मल्होत्रा। 147 अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कंबोडिया। 148 से खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मिनखमेर शाखा। 149 है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और 150 और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था 1989 से 93, तेंदुलकर समिति 2005 से 2009 और अंगराजन समिति 2012 से 14, अलग समिति 1977 से 79। तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, तब और बेहतर तरह से वीडियो को लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।